हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं देवी सिंह। तो चलिए वापस से आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। वापस से हम एक दूसरा चैप्टर है। पहले हमने कल जो है, एक मिनट, कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो इंट्रोडक्शन था, याद है। आज हमें दरअसल जो हमारा दूसरा चैप्टर है ना, तो शुरुआत करनी है दूसरे चैप्टर की। देखो, दूसरा चैप्टर का नाम बेटा इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये चैप्टर करीब करीब मैं आपको बता दूं कि जो है ना, इसमें जो है करीब करीब आपकी 10 क्लासेस के आसपास आएंगी, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। इससे आने वाले यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, आरओ या कोई भी दुनिया का एग्जाम यानी भारत का एग्जाम, आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी पूछे जाएंगे, अगर आप जैसे इन्फ्लेशन, मैं एक जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन के जितने भी लेक्चर होंगे पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा या आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले चलते हैं भाई, इन्फ्लेशन या महंगाई। ये महंगाई होती क्या है? देखो, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, यानी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा क्या कहलाती है भाई? मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसे समझो कि जो गुड्स और सर्विस हैं, जो गुड्स और सर्विसेज हैं, इनका जो मूल्य है ना बेटा, मूल्य अगर लगातार बढ़ रहा है, इनमें लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को महंगाई कहते हैं। देखो, दरअसल हम इसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। ये मुद्रास्फीति है। हालांकि जो महंगाई है ये मुद्रास्फीति का एक कारक है, पर हम इसको आम बोलचाल की भाषा में आप समझो कि महंगाई यानी मुद्रास्फीति। अब देखो जरा, होता क्या है कि ये जो है मुद्रास्फीति के चलते जब महंगाई बढ़ती है, तो इसके चलते ये हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। विपरीत प्रभाव का मतलब क्या है? विपरीत प्रभाव का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो हमारा जो उपभोग है, उपभोग मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो होगा महंगा। और जब वो महंगा होगा तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो आपकी जो बचत है वो बेटा क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बचत नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जैसे जैसे मूल्यों में बढ़ोतरी होगी बेटा, मूल्य बढ़ेंगे, तो मूल्य बढ़ेंगे तो कोई भी मुद्रा का जो खरीदने की क्षमता है, जो उसकी दरअसल औकात है, उसमें कमी उत्पन्न हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आप खुद ही सोचो ना कि भाई कोई भी वस्तु और सेवा है, उसका मूल्य लगातार बढ़ रहा है, वह महंगाई है। अब जैसे जैसे महंगा कोई भी वस्तु या सेवा मूल्य, उसका मूल्य जो है बढ़ेगा, महंगा होगा, तो बेटा जो उपभोग है, कंजम्पशन, वो क्या हो जाएगा? महंगा। कि मान लो जैसे चीनी जो है पिछले साल 10 रुपए की थी, आज जो चीनी है 20 रुपए की हो जाए, तो बताओ कंजम्पशन क्या है? उपभोग महंगा हो जाएगा। अब भाई अगर आपको उतना कंज्यूम करना है तो आपको और जो अपना जो जेब है वो ढीला करना पड़ेगा, यानी आपको जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। महंगाई के चलते किसी भी जो रुपया है, जो कोई मुद्रा है, यानी उस मुद्रा का जो क्रय क्षमता है, जो खरीदने की औकात है, उसमें कमी आती है। कैसे? कि जैसे मान लो कि आप आज से जो है 10 साल पहले जो है 10 रुपए में आप जो है 2 लीटर जो है मान लो कि दूध ले लेते, फॉर एग्जाम्पल। इतना सस्ता नहीं था, लेकिन आज जो है आप 10 रुपया में 1 लीटर दूध ले पा रहे हो। इससे क्या हुआ कि आज आप 10 रुपए की जो खरीदने की क्षमता है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है, महंगाई के चलते उसमें कमी उत्पन्न होती है। समझे कि नहीं? अब इसके बाद आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, भारत में जो मुद्रा है, दरअसल एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुद्रा के पीछे, जैसे कि कोई भी अगर उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे कि भारत में जो मुद्रा है अभी वर्तमान में 50 पैसा ये लीगल टेंडर है। मतलब क्या है? 50 पैसा लीगल टेंडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50 पैसा है ना, आज भी वो भारत में चलता है। लेकिन हां, उसमें कुछ कंडीशन है कि आप 10 रुपए तक का भुगतान ही 50 रुपए में कर सकते हो, 50 पैसे में कर सकते हो। ऐसे समझो कि आप गाड़ी में जा रहे थे, ट्रिपलिंग कर रहे थे, और गाड़ी में आप जो है ट्रिपलिंग कर रहे थे, और ट्रिपलिंग के दौरान कुछ हुआ यूं कि आप पर पेनाल्टी मार दी गई। और जब आप पर पेनाल्टी मारी गई बेटा, तो आपको जो है 20 रुपया का पेनाल्टी लगा।
अब 10 रुपया, आप होशियार थे, आप इकोनॉमी पढ़ के गए थे, तो आपने कहा कि देव 50 पैसे, आप 10 रुपए तक का भुगतान 50 पैसे में कर दिया, आपको कोई रोकेगा नहीं। वो और बात है कि आजकल लोग 1 रुपया 2 रुपया नहीं ले रहे हैं, वो अलग बात है। हालांकि देखो, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए लीगल एक्शन, आप पुलिस बुला सकते हैं और उसमें जो है लीगल एक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो आरबीआई की संप्रभुता को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है, पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। तो वो एक अलग मुद्दा है कि भाई 2 रुपया नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया कहते हैं, ये नहीं चलेगा। दरअसल ये होता क्यों है ऐसा, क्या वजह है कि कह रहे हैं कि 1 रुपया नहीं चलेगा, 2 रुपया नहीं चलेगा? या फिर जो है, देखो कोई भी जो मुद्रा है, कैसे कि किसी मुद्रा की जो क्रय क्षमता एक दिन क्या होती है, शून्य हो जाती है। कोई तो वजह होगी कि किसी भी मुद्रा की जैसी ही उस मुद्रा का जो क्रय क्षमता है, जैसे भाई लगातार अगर मुद्रास्फीति के चलते, महंगाई के चलते किसी भी मुद्रा का जो क्रय क्षमता कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें कुछ नहीं खरीद सकोगे, उसकी जो खरीदने की क्षमता है, क्रय क्षमता, वो शून्य हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि 50 पैसे का, 25 पैसे का उदाहरण ले लो। 25 पैसे में मुझे खूब याद है कि मैं 25 पैसे में जो टॉफी आती थी, 4 टॉफी आती थी, अभी आप देख लो कि उसमें कुछ नहीं है, उसकी खरीदने की क्षमता शून्य है, तो उसको डिनोमिनेशन बाहर कर दिया गया, उसका जो है लीगल टेंडर समाप्त कर दिया गया। तो बेटा, जब किसी भी मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है, अगर वो शून्य हो जाए, अगर खरीदने की क्षमता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको चलन से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही वजह है कि भाई जो है उसको क्या किया जाता है कि उससे मार्केट से उसको हटा दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भारत में आज भी जो भाई 50 पैसा है ना, ये 50 पैसा क्या है, लीगल टेंडर है। अब लीगल टेंडर का मतलब कि 50 पैसा चलता है लीगली, मतलब एक्सेप्ट, अगर सरकारी एमिनिटीज में एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन हाँ 10 रुपए तक का ही भुगतान इस 50 पैसे में कर सकते हो, इससे ज्यादा का भुगतान इस 50 पैसे में आप नहीं कर सकोगे। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान देने वाली बात बेटा ये है, आप खाली पेज ले लेते हैं यहां पर, ठीक, मजा आएगा। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, मान लो कि जैसे 50 पैसा भैया हमारा लीगल टेंडर है। ये जो है ए नाम का जो व्यक्ति है, ये गाड़ी चला रहा था। ओके, अब गाड़ी चला रहा था ये व्यक्ति। अब हुआ कुछ यूं, इस पे जो है ना हम बाइफरकेशन, चलो बांट ही लेते हैं, 3 भाग में बांट लेंगे। जो है ये व्यक्ति जो है ए नाम का क्या कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। अब इसको 20 रुपए का पेनाल्टी सरकार ने लगा दिया। अब हुआ क्या कि ये होशियार व्यक्ति था, यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, और ये यहां से पढ़ के गया था सिलेक्शन अड्डा से, देवी सिंह सर से। हुआ क्या फाइनली कि यहां पर ये कहेगा कि बेटा देखो, 10 रुपए तक का भुगतान मैं 50 पैसे में करूंगा, और 10 रुपया का इसने नोट निकाल के या कॉइन निकाल के दे दिया, कॉइन निकाल के दे दिया। तो क्यों 50 रुपया, भाई 50 पैसा आज भी अभी भी लीगल टेंडर है, इस वजह से उसको मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। अब देखो, एक और केस बताने जा रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके कई बार जो है जहन में आया होगा, आखिर क्यों किसी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाता है, और लगातार मुद्राओं का जो साइज है, कॉइन्स का साइज है, वो कम क्यों किया जा रहा है। भाई एक दिन देखो, किसी भी मुद्रा का जो कॉइन्स का जो साइज है, वो एक निश्चित हद तक, एक लिमिट तक ही कम किया जाएगा। फिर जब वो विजिबल नहीं रह जाएगा तो ऑब्वियसली जो है उसको चलन से बाहर किया जाएगा, मजबूरी है। लेकिन इसके साइज कम होने के पीछे क्या वजह है? आज से 10 साल पहले के कॉइन्स उठा लो तो 1 रुपए का कॉइन्स बड़ा सा होता था, अभी आज का जो है कॉइन्स का साइज छोटा हो रहा है। तो कोई तो वजह होगी, इसके पीछे भाई वजह है मुद्रास्फीति, महंगाई। क्या है? मुद्रास्फीति या महंगाई या इन्फ्लेशन। आप कहोगे कि सर कैसे है, जरा देखो बेटा, किसी भी कॉइन्स का, मान लो ये कॉइन्स है, किसी भी कॉइन का, चलो अभी एस मत लगाओ, कॉइन है मान लो 1 रुपया। किसी भी कॉइन का ये जो 1 रुपया है ना, इसका बेटा 2 वैल्यू है। एक तो इसकी फेस वैल्यू है, क्या है? फेस वैल्यू है। और दूसरी जो इसकी वैल्यू है बेटा, फेस वैल्यू के साथ दूसरी क्या है? इसकी मेटल वैल्यू है, मेटल वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि इस कॉइन्स के जो चेहरे पर जो भी लिखा है, जो भी गुदा है, जैसे 1 रुपया, इसकी क्या है? फेस वैल्यू है।
मेटल वैल्यू का मतलब कि ये जो क्वाइंस है जितने रुपए का बना है, यानी सॉरी जितना का मेटल आया है, तो ये उसकी मेटल वैल्यू है। अब एग्जांपल ले लो कि इसके चेहरे में लिखा है 1 रुपया, और मेटल जो ये बनाने में इसको जो मेटल जिस चीज की आई है और पूरा जो कॉस्ट है मेटल का वो कितना है, 80 पैसे। जरा समझना कितना है बेटा, 80 पैसे है, तब ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मेटल कॉस्ट मेटल वैल्यू इसके फेस वैल्यू को सरपास कर जाए, और जब ऐसा होगा तो मार्केट में इसी की ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। क्यों, मेटल महंगा है तो लोग मेटल के तौर पे इसको क्या करने लगेंगे, बेचने लगेंगे, तो मार्केट में अफरा तफरी का माहौल होगा। यही वजह है कि आरबीआई अब जो है सिक्के कौन छापेगा भाई, यहां पर जो है जैसे जो सिक्के ढाले जाते हैं दरअसल छापे नहीं जाते हैं, तो यहां पर हरकत में आएगी सरकार, और जैसे ही उसको ऐसा लगा तो इसका कॉइन्स का बेटा क्या है, साइज कम कर देगी। अब मान लो कि यही कॉइन्स का साइज 80 पैसा था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर 120 पैसे हो जाए तो ये ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, तो फिर इसका जो साइज कम कर देगी ताकि जो मेटल है इसमें उसमें कम वैल्यू का लगे। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो कॉइन्स का साइज है वो कम किया जा रहा है। उसके पीछे एक वजह क्या है, महंगाई, ये एक रीजन है। दूसरा भी रीजन आप जरा सोचो, मैंने क्या बताया, किसी की अगर किसी भी कॉइन से किसी भी मुद्रा की क्रय क्षमता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। भाई मजबूरी है ना कि आप अगर मान लो कि आपकी वैल्यू शून्य, तो आप ही बताओ कि आपकी समाज में क्या औकात है। अगर आपकी वैल्यू, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपकी वैल्यू शून्य हो गई, कोई महत्व नहीं, तो समाज में कोई बुलाएगा क्या, कोई नहीं बुलाएगा, कोई महत्व ही नहीं। वैसे ही कुछ यहां पर भी है, ठीक है। चलो इसके बाद जरा वापस से एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान से सुनो। कहा जाता है इंपॉर्टेंट बात, इस मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निर्धन वर्ग पर पड़ता है, और जो समाज का बेटा समृद्ध वर्ग है उस पर इसका प्रभाव जो है बहुत कम पड़ता है या ना के बराबर पड़ता है। आप कहोगे कि सर इसे कैसे, बताओ जरा। भाई महंगाई का प्रभाव तो सब पर पड़ना चाहिए और बराबर पड़ना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ता है, तो सर बताओगे तो तभी तो पता चलेगा। तो जरा देखो, दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं भाई यहां पर राम का, और एक उदाहरण लेते हैं यहां पर अंबानी का। जरा समझना, राम का जो कमाई है 3,000 रुपया पर मंथ है, और अंबानी का कमाई है मान लो जो है 3 करोड़ पर मंथ, ऐसे समझो 3 CR। अब राम का कमाई जो 3,000 पर मंथ है, हुआ क्या कि मान लो कि इतने में राम अपना खर्चा चला ले रहा था, राम जो है इतने में अपना खर्चा 3,000 में चला ले रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो भाई राम को अपना जो है खर्चा चलाने के लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। क्या है बेटा, अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। और जब राम को अतिरिक्त पैसे की जरूरत है तो राम के पास दो विकल्प है, या तो भाई महंगाई के चलते अपना अगर उतना उपभोग करना है तो क्या करे, अपना इनकम बढ़ाए, और अगर इनकम नहीं बढ़ाएगा तो डायरेक्टली इसके उपभोग पर जो इसका कंजम्पशन है यानी उपभोग है वो उस पर क्या होगा, असर पड़ेगा। यानी राम अगर पहले 3,000 में 2 टाइम का खाना खा ले रहा था, लेकिन महंगाई के चलते अब वो 2 टाइम का खाना राम नहीं खा पाएगा। ये क्या है, राम पर असर डायरेक्टली देखा, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं भाई जो है आपके अंबानी पर। देखो मान लो इनका भी भाई महंगाई का तो पहले दफा असर देखने को मिलेगा, भाई महंगाई के चलते इनके भी खान पीन पर असर पड़ा। पर ये समझो कि अपने में जो है ये 1.5 करोड़ खाने पीने में खर्च कर रहे हैं और 1.5 करोड़ की सेविंग है। क्या है, 1.5 करोड़ की सेविंग है। अब जरा देखो कि चलो ठीक है, पहले अगर ये 1.5 करोड़ खाने पीने में खर्च कर रहे थे और उतना ही खाना पीना है तो 2 करोड़ रुपया लगेगा, मतलब इन पर असर देखने को मिला क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है। लेकिन अगला पॉइंट ध्यान से सुनना कि भाई ये जो 1.5 करोड़ वाला फंडा है
ये बताओ अंबानी कहीं ना कहीं निवेश करेंगे? क्यों? क्योंकि ये इनके पास सरप्लस है, अतिरिक्त है। और अगर अंबानी 1.5 करोड़ निवेश करेंगे तो महंगाई के चलते क्या होगा? महंगाई के चलते भाई इस 1.5 करोड़ को भी तो 1.5 करोड़ की भी तो कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कीमत बढ़ेगी, रिटर्न ज्यादा आएगा। तो मान लो कि यहां पर 50 लाख राम को अतिरिक्त जो है अंबानी को अतिरिक्त अपने उपभोग के लिए लगाना पड़ा, तो इनने महंगाई के चलते यहां पर 50 लाख रुपया निवेश करके अतिरिक्त कमा लिया। तो इस पर आए प्रभाव को, यानी अंबानी अपने पर आए प्रभाव को क्या कर दिया बेटा? नल एंड वाइड या काउंटर बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? काउंटर बैलेंस। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो राम है इनके पास नहीं था सरप्लस। सरप्लस नहीं था तो ये डायरेक्टली से प्रभावित हुए। पर अंबानी के पास था सरप्लस, तो अंबानी ने अपना अतिरिक्त पैसा लगा दिया कहां? ये मार्केट में लगा दिए, निवेश कर दिए। जब अंबानी अतिरिक्त पैसा लगा करके निवेश कर देंगे तो आप खुद ही बताओ कि उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा कि नहीं? और वही ये क्या कर देगा? काउंटर बैलेंस कर देगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। क्वेश्चन यहां से यूपीएससी ने पूछा है। मैं एक काम करूंगा कि जो हमारे टॉपिक होंगे तो पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो, या कोई भी आरओ का एग्जाम हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां करवाऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो जरा यहां पर क्या होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं कि इस महंगाई के चलते, मुद्रास्फीति के कारण, जो ऋण देने वाला है, जो लेंडर है, लेंडर, इसको क्या होगा? लॉस होगा। और जो ऋण लेने वाला है, जो डेटर है, लेने वाला है, इसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? जरा देखो, इसको भी समझो कि ऐसा क्यों, इसके पीछे वजह क्या है। देखो बेटा, कहानी कुछ यूं है। मान लो इसका भी उदाहरण ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। यहां पर इतना सा में इसका उदाहरण ले लेते हैं। देखो, ऋण देने वाला जो व्यक्ति देगा उसको हानि, और जो ऋण लेने वाला उसको लाभ। पहले तो ये जरा समझो। अब कॉन्सेप्ट है, जरा समझना। मान लो कि वही जो है एक जमींदार हैं, भाई ऋण दे रहे हैं जमींदार साहब। अब जमींदार ने बुधाई गए जमींदार के पास, और बुधाई ने कहा कि देखो भैया, मुझे अपनी जो है बिटिया का ब्याह करना है, कुछ पैसे दे दो। जमींदार ने कहा कि ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं है। अब जमींदार ने मान लो 10,000 रुपया दे दिया, किसको? राम को। राम का ही उदाहरण ले लेते हैं, 10,000 रुपया। और अभी महंगाई का बेटा रेट क्या है? जो महंगाई का रेट है वो 5%, चलो 8% रख लो, 8% है। दरअसल महंगाई जो है, महंगाई के चलते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता है। मैं बताऊंगा क्यों। तो अभी 8% है। जमींदार ने राम को 10,000 रुपया उठा करके दे दिया घर से। राम का बच्चा पढ़ रहा था इलाहाबाद में, और उसने पढ़ी थी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट। तो राम से तुरंत जो है उसका बच्चा कहता है कि पापा, अभी देखो बढ़ गई है महंगाई। और मान लो इस समय 8% की महंगाई थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट राम को दिया गया था वो मान लो 10% का था। जरा समझना। लेकिन महंगाई बढ़ गई। अब राम का बेटा घर आता है इलाहाबाद से पढ़ के, इकोनॉमी पढ़ के, और कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी, दरअसल महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो जो तुम 10,000 रुपया लाए हो, इसको एक काम करो कि ये जो है श्याम को दे दो। श्याम को। अब श्याम को नीड थी पैसे की। अब श्याम आया राम के पास। अब श्याम आया जब राम के पास, और उसने कहा कि मुझे भाई 10,000 रुपया दे दो। राम ने कहा कि यार मैं खुद ही काढ़ मूस के लाया हूं, तुम्हें कैसे पैसे दे दूं। लेकिन उसने कहा भाई बहुत जरूरी है, तुम्हारा तो चलो बिटिया के ब्याह के लिए था, लेकिन मेरी जो है बीबी बीमार है, और बीमारी में तो पहले पैसा लगना चाहिए। उसने कहा ये बात तो सच है। तो राम के लड़के ने कहा कि अरे पापा एक काम करो, दे दो। लेकिन राम
अब राम का लड़का समझदार था, पढ़ के आया था, उसने कहा कि भैया महंगाई रेट अब मान लो 15% है, जरा समझना 15%। अब 15% है तो कहीं भी अगर जो है श्याम पैसा लेने जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो श्याम क्या करेगा, सॉरी राम का लड़का कहेगा कि अब जो हम तुमको जो पैसा देंगे वो जो है 10% पे नहीं बल्कि 24% पे देंगे, मतलब 10% से ऊपर देंगे। तो बताओ जमींदार ने इनको कितने परसेंट पे भैया, 10% में राम को दिया था, पर वही राम वही पैसे को महंगाई के चलते श्याम को 24% में उठा रहे हैं। बताओ जमींदार को नुकसान हुआ कि नहीं और राम को फायदा हुआ कि नहीं। यही दरअसल कॉन्सेप्ट है कि महंगाई के चलते जो पैसा देने वाला है, जो लेंडर है, उसको लॉस, और जो पैसा लेने वाला है उसको प्रॉफिट होता है, उसको प्रॉफिट होता है। और बेटा यही वजह होती है, यही कारण होता है कि जो बैंक हैं तो बैंक अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति के साथ साथ जो है जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे। और जैसे जैसे जरा समझना कि ब्याज दर बढ़ाएंगे तो बताओ पैसा लेना बैंकों से क्या होगा, महंगा हो जाएगा। अच्छा बताओ पैसा लेना महंगा हो जाएगा और आप सोच रहे थे कि बैंक से पैसा लेकर के घर बनवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तो अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो गया तो आप घर बनवाना, गाड़ी खरीदना इंतजार करोगे कि कब सस्ता हो, मतलब अवॉइड करोगे पैसा लेना। अब भाई अगर गाड़ी खरीदते तो आप किसे मैसेज देते, भाई गाड़ी खरीदते यानी मांग करते, मांग करते तो सप्लाई की ओर मैसेज जाता आपका कि भाई गाड़ी किसी को चाहिए, गाड़ी किसी को चाहिए। तो बताओ इस यहां पर क्या होता, यहां पर सप्लाई होती, सप्लाई होती यानी प्रोडक्शन होता, प्रोडक्शन होता मतलब कि लोगों को रोजगार मिलता, यानी रोजगार मिलता, जीडीपी बढ़ती यानी आर्थिक समृद्धि होती। लेकिन अगर मान लो महंगाई के चलते आपने अवॉइड कर दिया कि घर और गाड़ी नहीं खरीदनी है, तो बताओ ये पूरा प्रोसेस होगा ना, आप मांग करोगे ना फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, ना प्रोडक्शन होगा तो लोगों का जो है भाई फैक्ट्री जो है क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, ले ऑफ करेगी, तो लोगों को निकालेगी। जब लोगों को निकालेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि में कमी आएगी। तो यही वजह है कि अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो बेटा जो है जो आर्थिक समृद्धि है वो प्रभावित होती है। क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये पूरा जो है यहां तक समझ गए होंगे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। जरा देखो मुद्रास्फीति के कुछ प्रभाव क्या हैं, यहां समझना है। देखो भैया मुद्रास्फीति के चलते जो उपभोक्ताओं और समग्र अर्थव्यवस्था पर एक चिंताजनक प्रभाव पैदा होगा। कैसे भाई, समस्त उपभोक्ताओं पर एक चिंताजनक कैसे कि देखो आपका निवेश में जब महंगाई बढ़ेगी तो आपके निवेश में कुल मूल्य में दरअसल क्या आएगी, कमी आएगी। महंगाई बढ़ गई, महंगाई के चलते आपको मान लो कि पहले जो है 1000 में 10 बीघे जमीन खरीदना था, फैक्ट्री डालना था, पर महंगाई के चलते अब आपको 1000 में 10 बीघे नहीं मिलेगी बल्कि 2000 में 10 बीघे। तो बताओ आपके पास पैसे नहीं है तो निवेश में कमी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल कमी आएगी। तो जब निवेश में कमी आएगी और यह आपके जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के लिए जो है ये हो सकेगा। दूसरा, जैसे ही उपभोक्ताओं के खर्च की शक्ति में कमी आएगी, भाई महंगाई बढ़ेगी तो आपके पास जो कंज्यूमर है उनके पास पैसे नहीं है, भाई जो पैसे हैं तो उस महंगाई के चलते पैसे की क्रय क्षमता में कमी आती है कि नहीं आती, क्रय क्षमता में कमी आएगी। और जैसे क्रय क्षमता में कमी आएगी तो वही आप वापस से देखो कि मांग में क्या होगी, कमी होगी। अब मांग में कमी होगी तो भाई जो है संगठन अपने उत्पादन और विनिर्माण को क्या करेंगे, कम करेंगे। मांग ही नहीं है तो क्यों जो है पैदा करेंगे, नहीं करेंगे। और जब मांग ही नहीं है तो विनिर्माण और उत्पादन में कम होगा तो वही मैंने बताया जो श्रम बल है बेटा इसमें छटनी होगी कि नहीं होगी, कॉस्ट कटिंग होगा कि नहीं होगा, कर्मचारी कंपनियों से निकाले जाएंगे कि नहीं निकाले जाएंगे, निकाले जाएंगे। और जब कंपनियों से कर्मचारी निकाले जाएंगे तो बताओ बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कह रहा हूं, ध्यान रखना। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो वापस से क्या है, ये गरीबी और एक दुष्चक्र का जो है कारण बनेगी। अब चूंकि बेटा उत्पादन और विनिर्माण की प्रक्रिया गंभीर तौर से हुई ना प्रभावित, इसीलिए बेटा घरेलू उत्पादन जो है प्रतिस्पर्धा
यानी जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, कम होगा। और इसका असर कहां पड़ेगा भैया, मुद्रा पे। अच्छा मुद्रा पे पड़ेगा तो मुद्रा का क्या होगा, उसका अवमूल्यन होगा, होगा कि नहीं। इसके चलते जब अवमूल्यन होगा तो अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि और विकास में पूरी तरीके से जो है मंदी आ जाएगी। अब मंदी आ जाएगी तो एक वही वापस से दशा, एक जो है दुष्चक्र तैयार होगा, तो ये असर पड़ेगा। अभी देखो और क्या क्या असर हो सकता है, ठीक है। अभी देखो जो अर्थशास्त्री हैं दरअसल, जो मुद्रास्फीति के 2 से 3% के रेट को एक बढ़िया यानी हेल्दी अर्थव्यवस्था, लेकिन हमारे लिए तो ये हेल्दी नहीं है। ये 2 से 3% हेल्दी इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं जहां जो है इन्फ्लेशन रेट रहता है, जैसे कि भाई जापान, अमेरिका, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, कल मैंने बताया था। जैसे कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हमें 7% 8% से जो है क्या कर रहा है, ग्रोथ करना पड़ रहा है। जो आज डेवलप्ड हो चुके हैं वो आज से कई साल पहले उनका ग्रोथ रेट इतना होता था, जब उनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला मकान है तो फिर उनका जो है जो आकांक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं है, सबके पास बेसिक नीड्स है। सबके पास बेटा बेसिक नीड्स होगी तो जरा बताओ क्या होगा, लोग शौकिया अपनी जो है जरूरतों को पूरा करेंगे। शौकिया जरूरतों को पूरा करेंगे तो पूरा समाज तो करेगा नहीं, तो कोई कोई करेगा। और जब कोई कोई करेगा तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो फिर वापस से जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, कम होगा। समझे। अब हमारा ग्रोथ रेट डेवलपिंग इकोनॉमी है तो डेवलप्ड इकोनॉमी की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी सभी की जो है मांगे पूरी नहीं हुई हैं, हमारी इकोनॉमी सैचुरेशन पे नहीं पहुंची है। इस वजह से यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी सैचुरेशन पे ना पहुंचने के चलते हमारे यहाँ ग्रोथ रेट ज्यादा है, क्योंकि मांग ज्यादा है, क्योंकि लोगों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना है। ठीक है, चलो ये भी जान गए। अब देखो मुद्रास्फीति का प्रभाव, तो सबसे पहले आते हैं बेटा किस पे, निवेशकर्ताओं पे। निवेशकर्ताओं पे 2 प्रकार का प्रभाव बच्चा देखा जाएगा। कौन कौन सा 2 प्रकार का? जैसे पहले प्रकार के निवेशकर्ता, ये वो निवेशकर्ता होंगे जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियों पे, सरकारी प्रतिभूतियों पे पैसा लगाते हैं। अब भाई सरकारी प्रतिभूतियों पर पैसा लगाओगे तो इन प्रतिभूतियों से निश्चित आय मिलेगी, एक पहले से तय होगा। ठीक है, जब निश्चित आय। दूसरा वही कुछ निवेशकर्ता ऐसे होंगे जो भाई जो है जो ज्वाइंट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसके शेयर खरीदेंगे। और जब उसके शेयर खरीदेंगे तो यहां पर देखो कि मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को क्या होगा, नुकसान होगा, और दूसरे वर्ग को फायदा होगा। ऐसे समझो इसको और आसान भाषा में कि भाई एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति श्याम है। राम और श्याम, राम ने क्या किया कि जो है कोई मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसने खरीदी बिल के या बॉन्ड के रूप में, और पहले से तय हो गया कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिलेगा। ठीक है, पहले से तय है। अब हुआ क्या कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन पहले से तय है, फिक्स्ड है, तो कुछ भी हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट राम को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है उतना ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ श्याम है, किसी कंपनी का मान लो अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप या रिलायंस, जो भी टाटा, किसी का भी उसने शेयर खरीदा, महंगाई बढ़ी तो महंगाई के चलते क्या होगा बेटा, शेयर का मूल्य बढ़ेगा। और जब शेयर का मूल्य बढ़ेगा तो बेटा उसका जो पैसा लगा के रखा है वो पैसा भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहां पर किसका फायदा और किसका नुकसान, ये पूछा जा सकता है कि वैसे निवेशकर्ता जिनका जो है फ्लक्चुएशन पर निर्भर है, कि भाई अगर मान लो कि महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के चलते मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनका पॉसिबिलिटी है कि उनका प्रॉफिट भी बढ़े। लेकिन जो फिक्स्ड टाइप है, जो फिक्स्ड है, तो उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे फिक्स्ड निवेशक है उनको नुकसान, जैसे आप बैंक में ही देख लो, आप एफडी करवाते हो मान लो, हालांकि बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना, आप एफडी करवा रहे हो और एफडी आपने ये करवाया कि तो एफडी पहले से फिक्स्ड है, ठीक है, यानी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो उसके चलते कि कुछ भी हो जाए उस पर जो है कोई, अगर बहुत महंगाई भी आ जाए या बहुत मंदी आ जाए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ फ्लक्चुएशन है। अच्छा, फ्लक्चुएशन है तो जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी नीचे जाएगी उसी हिसाब से आपका जो एसेट्स है वो भी वैसे फ्लक्चुएट होगा। तो दरअसल इसी यहां पर यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
दूसरा भाई निश्चित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो निश्चित वर्ग का मतलब क्या क्या है यहाँ पर, देखो जो निश्चित वर्ग का मतलब कि जिनकी आय फिक्स्ड है, तो निश्चित आय वर्ग में वे सब लोग आ जाएंगे जिनकी जो आय क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अब जैसे कि फिक्स भाई सरकारी नौकर है भाई, जैसे कि भाई अध्यापक है, टीचर है भाई, 62,000 मिल रहा है मतलब 62,000 मिल रहा है। कोई अगर सरकारी कर्मचारी है उसको अतिरिक्त कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ सैलरी पर फिक्स्ड है, ये फिक्स टाइप लोग होते हैं। तो इसके चलते बेटा होगा क्या कि उनका जो है मतलब सैलरी फिक्स्ड है लेकिन महंगाई बढ़ी। अब बताओ महंगाई बढ़ेगी तो वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ेगा तो बताओ उनकी जो बचत है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भाई उनको तो अपना या तो अपना कंजम्पशन कम कर ले, उपभोग कम कर दे। अगर उपभोग कम नहीं करना है तो जो थोड़ा बहुत बचत थी उसको अतिरिक्त यहां डाल करके अपना उपभोग को सस्टेन करना है, अपने आप को सस्टेन बनाए रखना है, तो ज्यादा पैसा खर्चे करने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, प्रतिकूल। तो यहां पर यह कहा जाएगा जो फिक्स्ड वर्ग वाला, जो फिक्स्ड इनकम वाला वर्ग है उस पर जो है बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके बेल, चलो बहुत बढ़िया, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना। इसी वजह से मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कितना टाइम हो गया, चलो इसके बाद जो है ऋणी और ऋणदाता पर, ये ऑलरेडी बताया कि भाई जो ऋणी क्या होता है सॉरी, जो ऋणी है उसको नुकसान होता है, और जो सॉरी ऋणी है यानी ऋण ले रहा है उसको फायदा होता है, जो ऋणदाता है जो ऋण दे रहा है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल देकर समझाया है। जरा यहां पर कृषकों पर देखो, कृषकों पर क्या है। अब ये थोड़ा सा ऑड लगेगा पर कॉन्सेप्ट को जरा समझना है। और यहां से देखो भाई जो मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर बेटा क्या होता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सिर्फ अभी मैं बताऊंगा, अब आप कहने लगोगे ना सर देखो कृषि में निवेश का जो है बहुत अहमियत है, और महंगाई के चलते जो निवेश है आप फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, महंगाई के चलते उनका भी रेट बढ़ेगा और दरअसल वो महंगे होते हैं तो इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पर अभी वो छोड़ो, अभी सिर्फ जो है मात्र इनके जो है कृषकों के आप उस वाले प्रभाव को देखो, उत्पादन वाला। तो भाई इन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा कैसे, देखो भाई जो कृषक वर्ग है ये प्रोड्यूसर है ना, उत्पादन कर रहा है रॉ मटेरियल्स का, भाई प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो चीजें हैं। अब भाई मुद्रास्फीति के चलते जो प्रोडक्ट है, भाई महंगाई बढ़ेगी तो बताओ प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ऑब्वियसली बढ़ेंगी। तो इसके चलते भाई इनको लाभ होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन दरअसल आप कहोगे कि सर जब कृषकों को मुद्रास्फीति के चलते लाभ नहीं हो रहा है क्या वजह है, उसके पीछे बेटा वजह है, उसके पीछे क्या वजह है कि जैसे कि आप जो है उदाहरण के तौर पे कि पीडीएस, पीडीएस के अंतर्गत अगर सबको 84 करोड़ अपने नागरिकों को 5 किलो के हिसाब से पर मंथ क्या मिल रहा है, जो है मान लो दाल चावल जो भी उनको मिल रहा है, भाई चावल मिल रहा है और गेहूं मिल रहा है, तो मार्केट में क्या हुआ, मांग कम हुआ। अब मांग कम हुआ, बेशक महंगाई बढ़ रही है, अब मांग कम हुआ तो क्या बताओ उनको एक्चुअल में वो प्राइस मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालांकि ये अब हमारा एक दूसरा पक्ष है कि भाई हम जो है वेलफेयर स्टेट है और हमें ये करना पड़ेगा, हमने लोगों से कमिट किया है, ये एक दूसरा पक्ष है। लेकिन यहां पर आप मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा, भाई कृषक क्या है, प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर के चलते भाई उसको तो महंगाई के चलते क्या होगा, लाभ। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट्स इट। बचत पर भाई देखो, बचत पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब कहोगे सर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आपको मैंने अभी क्या बताया था कि देश देखो महंगाई के चलते किसी भी जो मुद्रा है उसकी जो क्रय क्षमता है, खरीदने की क्षमता है, उसमें कमी उत्पन्न होती है। मान लो कि कल आपकी इनकम जो है 100 रुपए थी और 100 रुपए के चलते आप 50 रुपए में अपना पेट भर लेते थे, 2 टाइम का एक महीने में जो है खूब भोजन कर लेते थे, 50 बचा लेते थे। इसके बावजूद भी जो है अभी क्या हुआ कि आपका इनकम जो है मान लो 200 हो गया और फिर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अब आप क्या करते हो कि उस हिसाब से आप जो है अपना पेट भर लेते हो और आपके पास बचत बहुत कम रह जाती है, तो आपका इनकम भी उसी हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी। और यही वजह है कि यहां पर जो है बचत पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस वजह से महंगाई जो है बचत पर डाका डालती है, यही वजह है, यही कारण है कि बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब भाई दरअसल देखो
जो कर्मचारी हैं वो लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग क्यों करते रहते हैं? यही महंगाई के चलते, महंगाई वजह है। वो लगातार जैसे जैसे देखो क्या होता, वेतन बढ़ेगा, अब वेतन बढ़ेगा तो मांग करेंगे, मांग करेंगे तो बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे तो अलर्ट सप्लाई की ओर जाएगा, सप्लाई की ओर जाएगा तो भाई रातों रात तो चीजें प्रोड्यूस हो नहीं जाएंगी, रातों रात चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी तो क्या होगा, जो है रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो इनका जो सैलरी बढ़ा था उस पर वैसे ही प्रभाव पड़ा कि नहीं? ऑब्वियसली पड़ा। तो जैसे जैसे ये एक चक्री प्रभाव है बेटा, सैलरी बढ़ेगी फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर ये सैलरी की मांग करेंगे क्योंकि बचत कम हो रही है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये एक चक्रीय संबंध है, समझे कि नहीं? चल, भुगतान संतुलन बीओपी का, बीओपी का मकसद क्या है? देखो बीओपी क्या है ये तो जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अब देखो मुद्रास्फीति का जो है, यानी मुद्रास्फीति के समय जो वस्तु और जो सेवा है तो उनके मूल्यों में क्या होगी भैया? बताओ भाई, महंगाई के चलते वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो इसके कारण भैया जो हमारे निर्यात हैं वो क्या होंगे, जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो महंगे हो जाएंगे। अब आयात क्या हो जाएंगे भैया? जो आयात सस्ते हो जाएंगे, तो निर्यात में कमी होगी, और जब निर्यात में कमी होगी और आयात में वृद्धि होगी तो इसके कारण जो भुगतान संतुलन है वो बताओ उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली भाई, निर्यात मतलब हम कर रहे थे, हमें पैसा आ रहा था, अगर उसमें कमी आएगी, अब उसमें कमी आएगी और वही जो भाई आयात था, हम बाहर से चीजें ले रहे थे, उसमें बढ़ोतरी आएगी, तो भुगतान संतुलन डगमगाएगा कि नहीं? कि हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं महंगाई के चलते और जो हमें मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो बताओ जो भुगतान संतुलन है वो गड़बड़ाएगा कि नहीं? तो इस वजह से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। टैक्सेशन पर देख लो, करों पर, भाई महंगाई के चलते जो सार्वजनिक व्यय है, पब्लिक जो एक्सपेंसेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि होगी। और जब बताओ इसमें वृद्धि होगी तो सरकार अपने एक्सपेंसेस की पूर्ति के लिए क्या करेगी? अगर सरकार को भाई हाँ, जैसे अपनी सरकार तो उसका बहुत सारा जिम्मेदारी है भाई, वेलफेयर स्टेट है हम, तो सरकार को हमें जो है खाना भी 84 करोड़ को खिलाना है, रोड भी बनानी है, सब कुछ करना है। अब आप खुद सोचो, महंगाई बढ़ेगी भाई, सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, अगर उसको जो है मान लो आप सड़क बनवा रही है और लेबर महंगा मिल रहा है तो ज्यादा बर्डन पड़ा, ज्यादा बर्डन पड़ा तो पैसा कहां से लाएगी? आप पे नए नए टैक्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ऑब्वियसली पैसा तो भाई टैक्स से वसूल रही है सरकार, और क्या कर रही है? तो नए नए टैक्स लगाएगी। तो बताओ नए नए टैक्स लगाएगी तो आपके करों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब देखो कि महंगाई के चलते कर भी बढ़ेंगे, समझे कि नहीं? ऑब्वियसली। चलो, उत्पादकों पर अभी मैंने क्या बताया था कि इन पर क्या होगा? देखो महंगाई के चलते जो प्रोड्यूसर वर्ग है, जो उद्यमी वर्ग है, इसको प्रॉफिट होता है। इसी वजह से बड़े लोगों को देखा है क्या, अंबानी को, अडानी को महंगाई, हाई महंगाई कहते हुए देखा है क्या? नहीं। क्यों? प्रोड्यूसर वर्ग है भाई। अब प्रोड्यूसर वर्ग है, प्रोडक्ट की ही तो कीमत बढ़ रही है, तो प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाएगा। तो जब प्रॉफिट कमाएगा, अब देखो जैसे कि यहां जो है उनको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका जो प्रोडक्ट है उसमें जो है उसकी जो है वस्तुओं का जो उत्पाद, ये जो प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं उनकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो भाई मजदूरी में वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। भाई आप खुद सोचो ना कि अगर 10 रुपए की चीज है, अगर वो 15 की हो गई तो 50% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन आपकी जो मजदूरी है 300 से 450 तो नहीं ही होगी कि भाई 300 450, भाई चलो क्या कर देगा, 400 कर देगा, 50 रुपया बढ़ाएगा। तो यही दरअसल यहां पर अंतर हो जाता है। तो यही वजह है कि मुद्रास्फीति जो है, जो प्रोड्यूसर वर्ग है, जो भाई उद्यमी वर्ग है, जो उत्पादक है, इसको क्या होता है? इसको प्रॉफिट होता है। समझे? चलो, तो यहां तक आपने देखा। अब जो है हम आगे का जो हमारा क्लास रहेगा, ये तो आपने एक बेसिक समझा कि महंगाई कैसे वर्क करता है, महंगाई का प्रभाव किस किस पर कैसे पड़ता है। अब हम देखेंगे कि कारण के आधार पर महंगाई को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में कि भाई मांग जनित या डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, लागत जनित महंगाई क्या है, संरचनात्मक महंगाई क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी।